430 करोड़ रुपीस। ये है सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड के 2023 का रेवेन्यू। स्टैंड अलोन बेसिस पे ये नंबर उतना खास नहीं है, लेकिन ये कंपनी के 3 साल पहले के 50 लाख रुपीस के रेवेन्यू से एक 860x ग्रोथ है। तो जाहिर सी बात है कि ऑन पेपर ये एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी जैसा दिखता है। कंपनी का शिपिंग और लॉजिस्टिक्स बिजनेस है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये बीएसई पे लिस्टेड एक कंपनी भी थी। इतने तेजी से बढ़ते रेवेन्यूज के कारण कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स जुलाई 2020 में खरीदे होते तो लगभग 1 साल में आपने 2000% रिटर्न्स जनरेट कर लिए होते। लेकिन इस कंपनी के साथ कुछ तो गड़बड़ था। सीकोस्ट एक कई करोड़ रुपए का बिजनेस तो चलाता था, लेकिन इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और तो और कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री भी नहीं थी। कंपनी बार बार अपने बिजनेसेस बदलती थी, कभी शिपिंग तो कभी एग्रीकल्चरल सेल्स। ऑन पेपर कंपनी का पूरा वैल्यू सिर्फ कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल से आता था, जो फ्यूचर में किसी डेट में कंपनी रिसीव करने वाली थी। ये सब बहुत सस्पिशियस था, तो सेबी ने कंपनी पे एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के ऑपरेशन समझेंगे, फिर हम कंपनी के प्रमोटर्स का टेक समझेंगे, एंड में हम सेबी का डिसीजन भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के ऑपरेशन समझते हैं। लिस्टेड कंपनीज को अपने फाइनेंसेस रिपोर्ट करने पड़ते हैं और सेबी इस रिपोर्टिंग के बारे में काफी स्ट्रिक्ट है, और इस स्ट्रिक्टनेस का कारण भी है। जब रिटेल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में पैसे डालते हैं तो उन्हें बस कंपनी के फाइनेंशियल्स ही देखने मिलते हैं। उन्हें ये नहीं पता रहता कि कंपनी के एक्चुअल ऑपरेशंस कैसे हैं। तो अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल्स में गलत इंफॉर्मेशन देती है तो इन्वेस्टर्स के पास इसे वेरीफाई करने का कोई तरीका ही नहीं होता। लेकिन सेबी का केस अलग है। सेबी के पास और एडवांस टूल्स और राइट्स होते हैं जिससे वो कंपनी के जीएसटी रिकॉर्ड्स या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देख सकती है। सीकोस्ट के केस में इसके रिकॉर्ड्स ने एक अलग ही सिचुएशन दिखाया। जैसे एक एग्जांपल ले तो सीकोस्ट के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी हर साल बड़े रॉ मटेरियल परचेजेस कर रही थी। इन परचेजेस के लिए कंपनी अपने सप्लायर्स को कई 100 करोड़ रुपए भी पे कर रही थी। लेकिन जब सेबी ने कंपनी के बैंक अकाउंट्स चेक किए तो कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में दिखाए अमाउंट का बस 1/3 एक्चुअली पे किया था। तो कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही थी? जैसे जैसे सीकोस्ट के एक्टिविटीज में गैप्स दिखने क्लियर हुए, सेबी ने कंपनी के पिछले सालों के रिपोर्ट्स भी इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन जितना चलता गया, कंपनी के और गलत स्टेटमेंट सामने आते गए। सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन से शायद रीसेंट सालों के किसी माइक्रो कैप कंपनी का सबसे सीरियस स्कैम एक्सपोज किया था। जैसे फाइनेंशियल 21 में सीकोस्ट का सबसे बड़ा क्लाइंट बिमस्टार होल्डिंग्स नाम का एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी था। सीकोस्ट के सेल्स का 86% यानी 81 करोड़ रुपए से ज्यादा के सेल्स इस कंपनी से आए थे। लेकिन सीकोस्ट के बैंक अकाउंट में इन ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। कुछ टाइम बाद बिमस्टार भी सिंगापुर के कॉर्पोरेट रिकॉर्ड से हटा दिया गया। सीकोस्ट ने दुबई बेस्ड अलियांस बल्क कैरियर से 73 करोड़ रुपीस के परचेज करने का क्लेम भी किया था, लेकिन फिर से कंपनी के बैंक अकाउंट से कोई पैसे अलियांस को गए ही नहीं थे। और ये पैटर्न बार बार चलता रहा। जैसे फाइनेंशियल 22 में सीकोस्ट के 2 सिंगापुर बेस्ड कंपनीज रियल टेक्स्ट और सेफ कार्गो के साथ मेजर डीलिंग्स थे। सीकोस्ट ने सेफ कार्गो से लगभग 94 करोड़ रुपीस के गुड्स खरीदे थे और रियल टेक्स्ट को लगभग 60 करोड़ रुपीस के गुड्स सेल किए थे। सीकोस्ट के पास इन सारे ट्रांजैक्शंस के इनवॉइसेस थे, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस का किसी भी बैंक स्टेटमेंट में कोई प्रेजेंस ही नहीं था। पता चला रियल टेक्स्ट और सेफ कार्गो दोनों कंपनी सेम दिन सेम सिंगापुर एड्रेस में बने थे। पेपर वर्क के हिसाब से दोनों कंपनीज ने 5000 सिंगापुर डॉलर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन दोनों कंपनीज ने आज तक एक भी रिपोर्ट फाइल नहीं किया था। मतलब सीकोस्ट के दोनों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस झूठे थे। कभी कभी थोड़े पैसे मूव होते थे, लेकिन पैसों का ये मूवमेंट भी सस्पिशियस था। जैसे फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने 8 एंटिटीज से 20 करोड़ रुपीस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदे थे। ये प्रोडक्ट्स फिर कंपनी ने 10 एंटिटीज को बेचे और 21 करोड़ रुपीस का सेल्स रिकॉर्ड किया। ये पैसे एक्चुअली कंपनी के अकाउंट्स में मूव हुए थे। ये देखने में लेजिटिमेट लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने में पता चला कि ये सारे पार्टीज कनेक्टेड थे। इन परचेजेस के लिए पे किए गए पैसे एक सीरीज ऑफ कंपनीज के थ्रू बाउंस करके वापस सीकोस्ट के अकाउंट्स तक ही पहुंच जाते थे। और भला एक शिपिंग कंपनी अचानक फार्मिंग इक्विपमेंट क्यों बेच रही थी? कंपनी के प्रमोटर ने एडमिट किया कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे जीएसटी नहीं लगता, जिसके कारण कंपनी इन्हें रिकॉर्ड नहीं करती। प्रमोटर के हिसाब से इससे कंपनी स्क्रूटिनी से बच जाती। तो क्या सीकोस्ट एक बिजनेस था भी? क्या कंपनी के कोई ऑपरेशंस या बिजनेस एक्टिविटीज भी थे? ये बस बढ़ाए चढ़ाए नंबर्स का एक केस नहीं था। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसका बिजनेस बस पेपर पर एग्जिस्ट करता था। कंपनी के फाइनेंशियल से हटके देखो तो ये पूरी की पूरी तरह से खाली थी। कंपनी कुछ भी ओन नहीं करती थी। कंपनी के एसेट्स बस प्रॉमिसेस थे। ये कंपनी के फेक ट्रांजैक्शन से जनरेटेड ट्रेड रिसीवेबल्स थे।
फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के एसेट्स का 99.7% बस एडवांसेस और रिसीवेबल्स थे। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के एसेट्स का 98.3% रिसीवेबल्स थे। लेकिन कंपनी का ये वेल्थ सिर्फ कंपनी के अकाउंट्स में था, असलियत में नहीं। कंपनी पूरे क्वार्टर्स बिना किसी जेन्युइन एक्टिविटी के चलती थी। फाइनेंशियल ईयर 23 के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अपने बुक्स में 28 करोड़ रुपीस के सेल्स रिकॉर्ड किए, लेकिन जीएसटी रिटर्न्स के हिसाब से कोई ट्रांजैक्शंस ही नहीं हुए थे। आखिरकार कंपनी के प्रमोटर ने खुद एडमिट किया कि फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज का 3/4 हिस्सा फिक्टिशियस या फेक था और उसके बाद की सारी एक्टिविटीज भी फेक ही थी। लेकिन ऐसा किया क्यों? कंपनी ने ऐसे इन्फ्लेटेड नॉन एग्जिस्टेंट ट्रांजैक्शंस क्यों रिकॉर्ड किए? इसका आंसर बहुत सिंपल है, स्टॉक प्राइसेस। और कंपनी के प्रमोटर्स इन्हीं स्टॉक प्राइसेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अगर इन इन्फ्लेटेड ट्रांजैक्शंस के कारण कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बढ़ते तो कंपनी अपने फेक ट्रांजैक्शंस को असली पैसों में बदल लेती और कंपनी अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो रही थी। जैसे जैसे कंपनी अपने फाइनेंशियल्स इन्फ्लेट करते गई, कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ते गए। मिड 2021 तक तो स्टॉक प्राइसेस अपने पीक तक पहुंच गए थे। इसी पीरियड में कंपनी अपने प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स भी अलॉट कर रही थी। फाइनेंशियल ईयर 21 में सीकोस ने अलेजेडली अपने प्रमोटर का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस अक्वायर कर लिया था, जिसका वैल्यू 22.73 करोड़ रुपीस था। इस एक्विजिशन के बदले प्रमोटर को 1.5 करोड़ शेयर्स अलॉट किए गए, लेकिन कंपनी ने इस एक्विजिशन के थ्रू कोई एसेट्स अक्वायर ही नहीं किए। अपने बुक्स में कंपनी ने इस ट्रांजैक्शन के बराबर कैश इनफ्लो रिकॉर्ड तो किया, लेकिन कोई एक्चुअल कैश कंपनी को मिला ही नहीं, बल्कि कंपनी को कुछ भी मिला हो इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं था। मतलब कंपनी के शेयर्स प्रमोटर को फ्री में मिल गए। जैसे जैसे कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़े, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया। अपने पीक के दौरान कंपनी में 2.5 लाख पब्लिक शेयर होल्डर्स थे। इसी वक्त कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेचने स्टार्ट कर दिए। सितंबर 2020 में कंपनी का प्रमोटर शेयर होल्डिंग 74% के पीक पे था। 2023 के एंड तक ये नंबर 0.04% तक गिर गया। कंपनी के रिटेल इन्वेस्टर्स जो इसके शेयर्स खरीद रहे थे, उनके पास एक नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी के शेयर्स पड़े हुए थे। कंपनी को सबसे ज्यादा फंड्स तब मिले जब इसने पब्लिक से पैसे रेज किए। 2023 के बीच में सीकोस ने राइट्स इशू अनाउंस किया। कंपनी का कहना था कि इन फंड से कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करेगी। इस राइट्स इशू के थ्रू कंपनी ने 50 करोड़ रुपीस रेज किए। इसमें से 5 करोड़ रुपीस इंडसइंड बैंक के एक क्रेडिट फैसिलिटी को रीपे करने में यूज हुआ। कंपनी ने इस क्रेडिट फैसिलिटी का यूज अपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए किया था। बाकी के पैसे 16 कंपनीज के एक नेटवर्क में गायब हो गए। इस पैसे को फिर एक 75 एंटिटीज के सेकंड लेयर में भी घुमाया गया। जब सेबी ने प्रमोटर्स को क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा किडनैप हो गया था। राइट्स इशू का पैसा किडनैपर को देने के लिए यूज किया गया था। अब ये क्लेम सच है कि नहीं हमें ये तो नहीं पता, लेकिन इस किडनैपिंग से रिलेटेड कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं हुई थी। साल भर पहले से जब सेबी ने कंपनी को पहला नोटिस दिया था, तब से कंपनी ने सिस्टम से बचने की कोशिश की। कंपनी ने एसएटी या सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास सेबी के इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी फाइल की थी, लेकिन अब सेबी ने कंपनी के अगेंस्ट ऑफिशियल एक्शन ले लिया है। वेंसडे को अपने फाइनल ऑर्डर में सेबी ने डिक्लेयर किया कि कंपनी के ऑपरेशंस का एक बड़ा हिस्सा जेन्युइन नहीं था और कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी को डिफ्रॉड किया था। इसलिए सेबी ने सीकोस्ट, इसके प्रमोटर्स और कुछ ऑफिशियल्स पे पब्लिक मार्केट बैन्स लगा दिए हैं। सीकोस्ट पे 50 लाख रुपीस का फाइन भी लगा है और कंपनी के प्रमोटर्स और दूसरे ऑफिशियल्स पे 1.5 करोड़ रुपीस के टोटल फाइन्स लगे हैं। कंपनी के प्रमोटर मनीष शाह को इस फ्रॉड से जनरेटेड पैसे या 48 करोड़ रुपीस 12% इंटरेस्ट के साथ वापस करने कहा है। अब ये तो बस एक केस है, लेकिन इसका लेसन यूनिवर्सल है। जब मार्केट्स बहुत एक्साइटेड हों तो फोमो के कारण इन्वेस्ट करने का मन कर सकता है। छोटे और माइक्रो कैप कंपनीज ढूंढने का मन भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। इसलिए नहीं कि हर छोटी कंपनी खराब होती है, छोटी कंपनीज में भी पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन छोटी कंपनीज ही ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हैं जिसके झांसे में इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। ऐसे फ्रॉडुलेंट कंपनीज ढूंढना और इनसे बचना पॉसिबल भी है, लेकिन इसमें मेहनत और पेशेंस लगता है। आपको कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन नंबर से भी डीपर इन्वेस्टिगेट करना होगा और ये समझना होगा कि कंपनी के साथ चल क्या रहा है। आपको स्टॉक के हाइप के भी आगे देखना होगा और ये समझना होगा कि आप कैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कौन से मैट्रिक्स का यूज करते हैं और इसमें फंडामेंटल्स का कितना रोल होता है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।